छोटा सा चूहा और राजा का टूटा हुआ ताज। अगर किसी राजा का ताज बिना किसी के छुए रात के अंधेरे में टूट जाए तो क्या आप इसे हादसा कहेंगे? तो आइए आज देखते हैं उस रात क्या हुआ जब स्वर्णपुर के राजा का ताज बिना किसी के छुए टूट गया। यह कहानी शुरू होती है उस दिन से जब सब कुछ ठीक था। स्वर्णपुर एक शांत, समृद्ध और भरोसेमंद राज्य था। इस राज्य का शासन करते थे राजा अजय सिंह। राजा अजय सिंह को लोग इसलिए नहीं जानते थे कि वह बहुत अमीर थे, बल्कि इसलिए जानते थे कि वह हर बात का फैसला सोच समझकर लेते थे, गरीब की बात भी ध्यान से सुनते थे और सबसे बड़ी बात, सच से कभी समझौता नहीं करते थे। राजा का सबसे प्रिय वस्तु था उनका राजमुकुट ताज। यह ताज सोने और हीरो से बना था, लेकिन राजा के लिए इसकी सबसे बड़ी कीमत उनकी विरासत थी। यह ताज उन्हें उनके पिता से मिला था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, अचानक एक आवाज आई। राजा की नींद खुल गई। यह कैसी आवाज थी? वह दरबार में गए। उन्होंने देखा उनका ताज जो हमेशा सिंहासन के पास रखा रहता था, नीचे गिरा हुआ था और बीच से टूटा हुआ। राजा के हाथ कांपने लगे। वह सोचने लगे, ताज कैसे गिरा? ये टूटा कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? सुबह होते ही पूरे राज्य में खबर फैल गई। राजा का ताज टूट गया। लोग डर गए। ये क्या कह रहे हो? जब ताज टूटता है तो कुछ बड़ा बदलने वाला होता है। दरबार लगा। मंत्री बोले, महाराज, यह किसी की साजिश है। किसी दुश्मन ने किया होगा। महल की सुरक्षा बढ़ाओ। लेकिन राजा चुप थे। उन्होंने कहा, अगर यह किसी की साजिश होती तो ताज गायब होता, टूटता नहीं। राजा ने आदेश दिया। कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगा, पहले सच्चाई जानेंगे। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। महल की एक पुरानी दीवार के अंदर रहता था एक छोटा सा चूहा। नाम था उसका गोलू। गोलू बाकी चूहों जैसा नहीं था। वह चोरी नहीं करता था, दूसरों की चीज खराब नहीं करता था, और सबसे खास बात, वह बहुत ध्यान से चीजें देखता था। उस रात गोलू जाग रहा था। उसने देखा ताज अपने आप नहीं गिरा था, बल्कि सिंहासन के पास की फर्श थोड़ी ढीली थी। जब पहरेदार ने कदम रखा, कंपन हुई और ताज गिर गया। गोलू ताज के पास गया। वह चुप था। गोलू देर तक टूटे हुए ताज को देखता रहा, लेकिन उसके भीतर सवालों की आवाज तेज होती जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर फर्श थोड़ी ढीली थी तो ताज गिर सकता है, लेकिन टूटना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गोलू ने अपनी छोटी सी उंगलियों से ताज के टूटे हिस्से को हल्के से छुआ। उसे ठंडा सोना नहीं लगा, बल्कि कुछ अजीब सा खोखलापन एहसास हुआ। वह चौंक गया। गोलू ने सोचा, सोना भारी होता है और राजा का ताज तो सबसे मजबूत होना चाहिए, फिर यह इतना हल्का क्यों लग रहा है? उसने ताज के अंदर झांकने की कोशिश की। दरार के भीतर धातु का रंग थोड़ा अलग था। चमक तो थी, लेकिन वह असली नहीं लग रही थी। गोलू के दिमाग में एक एक बात जुड़ने लगी। अगर ताज असली सोने का होता तो गिरने पर पस खरोच आती। अगर टूट भी जाता तो ऐसे साफ दो हिस्सों में नहीं बंटता। और सबसे बड़ी बात, राजा का ताज कभी कमजोर नहीं बनाया जाता। उसकी आंखें फैल गई। तो मतलब यह ताज बाहर से मजबूत दिखाया गया, लेकिन अंदर से खोखलापन बना दिया गया। ताज अंदर से पहले से कमजोर था, सोने के अंदर खोखलापन था। उसी समय उसने कुछ और भी देखा। महल का एक कारीगर रात में चोरी छुपे कुछ औजार लेकर भाग रहा था। गोलू को समझ आ गया, यह सिर्फ ताज का टूटना नहीं, ये धोखे की कहानी है। अब सवाल था, एक छोटा सा चूहा राजा तक कैसे पहुँचे? राजा को मुझे ये बात बतानी है कि उनका ताज कैसे टूटा, मगर यह बात मैं उन्हें कैसे बताऊं? मुझे सेनापति को यह बात बतानी पड़ेगी, मगर सेनापति कहाँ मिलेंगे? मुझे सेनापति को ढूंढना होगा। वह सेनापति को ढूंढने निकल गया। रसोई घर में, वहाँ से अनाज घर,
फिर सेनापति के कमरे तक पहुंचा। आखिर उसने महल के सेनापति का कमरा ढूंढ लिया। उसने देखा कि सेनापति कुछ सोच रहे हैं। सेनापति सोच रहे थे कि आखिर राजा का ताज कैसे टूटा। गोलू ने सेनापति का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। सेनापति ने गोलू की तरफ देखा। यह चूहा मेरे पास क्या कर रहा है? उन्होंने देखा कि चूहा उन्हें इशारा कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यह क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कहीं यह ताज के बारे में कुछ जानता तो नहीं? क्या यह चूहा मुझे सच्चाई बताएगा? सेनापति गोलू के पीछे पीछे गए। गोलू सेनापति को दरबार में ले आया और ताज के टूटे हिस्से की तरफ इशारा किया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। एक चूहा राजा के सामने खड़ा था। राजा ने गोलू से कहा, क्या तुम जानते हो कि यह ताज कैसे टूटा? अगर यह झूठ है तो कोई सजा नहीं, लेकिन अगर सच है तो बोलो। गोलू ने इशारों में सब बताया। कमजोर ताज, ढीली फर्श, कारीगर की चोरी। जांच हुई, सच सामने आया। कारीगर ने ताज के अंदर से सोना निकालकर नकली धातु भर दी थी। कारीगर डर गया। सबने कहा, महाराज, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन राजा बोले, सजा से पहले कारण बताओ। कारीगर रो पड़ा। उसने बताया, कर्जे में था, डर गया था और गलती कर बैठा। राजा ने कहा, गलती की सजा मिलेगी, लेकिन सुधार का मौका भी। कारीगर को काम सिखाने और राज्य के लिए ईमानदारी से काम करने का आदेश मिला। राजा ने नया ताज बनवाया, इस बार सादा, मजबूत और बिना दिखावे के। राजा ने कहा, ताज की कीमत सोने हीरे से नहीं, सच्चाई से होती है। और फिर राजा ने गोलू के लिए आदेश दिया, यह चूहा महल का संरक्षक होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटा सा चूहा जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, वही सबसे बड़ी सच्चाई सामने ले आया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि ताकत पद से नहीं आती, ईमानदारी से आती है। बोलता हुआ घड़ा और उसके सवाल। शाम का समय था। 3 लोग शहर से गांव जा रहे थे। वह जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते रास्ते के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वहाँ देखो, कुछ चमक रहा है। क्या हुआ? यहाँ कुएं के अंदर कुछ चमक रहा है। चलो पास जाकर देखते हैं। पास जाकर देखा तो वहाँ एक पुराना कुआं था। कुएं के अंदर अंधेरे में एक घड़ा हल्का हल्का चमक रहा था। एक आदमी झुका और अंदर देखने लगा। तभी अंदर से आवाज आई, रुको। सब चौंक गए। आवाज फिर आई, जो सिर्फ देखने आया है वह लौट जाए। नीचे वही उतरेगा जो साफ दिल लेकर आया हो। कुएं के अंदर की चमक और तेज हो गई। तीनों डर के भागने लगे। कुएं की चमक फिर अंधेरे में छिप गई। गांव पहुंचकर तीनों सीधे चौपाल के पास रुके। चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा थे। चलो गांव वालों को बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। अरे क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो? दूसरा आदमी चौंक कर बोला, रास्ते में कोई झगड़ा हुआ क्या? रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं है। कुएं के अंदर एक घड़ा रखा है। तीसरा आदमी बोला, और वह घड़ा बोलता भी है। घड़े ने कहा, जो सिर्फ देखने आया है वह लौट जाए। कैसी बात करता है? और कुछ कहा? हाँ, नीचे वही उतरे जो साफ दिल लेकर आया हो। अगर वह बोलता है तो साधारण नहीं होगा। पुराने समय में खजाने ऐसे ही छिपाए जाते थे।
आवाज डराने के लिए भी तो हो सकती है। अरे घड़ा चमक रहा था तो खाली नहीं होगा। शायद सोना हो। एक और बोला। या कुछ ऐसा जो किसी के पास नहीं है। पर उस कुएं के पास जाना ठीक नहीं है। क्यों? कई सालों से उस रास्ते पर कोई नहीं गया। बड़े भी कहते थे वहां रुकना नहीं चाहिए। हाँ, यह बात तो सही है। बेकार का जोखिम क्यों लेना? गांव वालों में एक सामान्य विचार बना कि वहां जाना सही नहीं रहेगा। सेठ धनराज घर पहुंचा। घर में बैठकर उसने सोचा, अरे गांव वाले तो बस बातें करना जानते हैं। अगर वहां कुछ ना होता तो घड़ा चमकता क्यों? थोड़ी देर बाद उसने मन में तय किया, मैं वहां जाऊंगा। अगर यह खजाना मिला तो मैं पूरे इलाके का मालिक बन जाऊंगा। सेठ धनराज नौकर के साथ निकल पड़ा। धनराज कुएं तक पहुंचा। धनराज ने नौकर से कहा, इस कुएं में सीढ़ी डालो, मैं नीचे जाऊंगा। रस्सियां डाली, सीढ़ियां लगवाई। जैसे ही वह नीचे उतरा, अचानक आवाज आई। रुको। धनराज घबरा गया। घड़ा बोला, तू खजाने के लिए आया है, पर क्या तू खुद को जानता है? तुम कौन हो? मैं घड़ा हूँ। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल पूछो, जवाब दे दूंगा। वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? धनराज ने सोचा और बोला। पैसा, व्यापार। घड़ा हंसा। गलत। पैसा बांटने से घटता है, बढ़ता नहीं। धनराज घबरा गया। फिर बोला। नाम, शोहरत। गलत। घड़ा चुप हो गया। कुआं हिलने लगा। धनराज को बाहर फेंक दिया। मोहन, भाग। सेठ धनराज को खजाना नहीं मिला। उस दिन चौपाल पर एक आदमी और भी मौजूद था। उसका नाम था हरिया। वह भी वहीं बैठा था। उसने भी जंगल के कुएं के बारे में सुना था। चौपाल की बातें उसके कानों में अटक गई थी। वह कुछ भी करता, उसे वही चौपाल की बातें याद आ जाती। अब उसके मन में भी लालच था। मन ही मन उसने सोचा, अगर घड़ा बोलता है तो मैं अपनी चालाकी से सारा धन उससे ले लूंगा। इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह जानता था सीधे जाना ठीक नहीं, इसलिए वह सही समय की ताक में रहा। कुछ दिनों तक वह रोज उसी रास्ते से निकलता, कुएं की तरफ देखता और लौट आता। एक रात जब रास्ता सुनसान था और गांव वाले सो रहे थे, वह अकेला कुएं के पास पहुंचा। हरिया कुएं के अंदर गया। जैसे ही वह और आगे बढ़ने जा रहा था, घड़ा बोला, अगर सच से भागेगा तो रास्ता यही खत्म होगा। हरिया हंसा और बोला, तुम क्या चाहते हो? मैं सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो यह खजाना तुम्हारा। सवाल पूछो। तो सवाल सुन। अगर समझदार है तो ही आगे बढ़ पाएगा। वह कौन सी चीज है जो चलती नहीं, फिर भी हर जगह पहुंच जाती है, जिसके बिना रास्ता दिखता नहीं और जिसे पकड़ नहीं सकते, फिर भी वही सबसे पहले आगे जाती है? हरिया कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें सिकुड़ी। वह मुस्कुराया। हरिया बोला, सोच, क्योंकि आदमी के कहीं भी जाने से पहले उसकी सोच वहां पहुंच जाती है। पैर बाद में चलते हैं। घड़ा धीरे से गूंजा। सही। दूसरा सवाल, वह कौन सी चीज है जो गरीब के पास ज्यादा होती है, अमीर के पास कम और मरते ही सबके पास खत्म हो जाती है? रोटी। गलत। उम्मीद। गलत। हरिया चिढ़ गया। बोला, तो क्या है? समय।
हरिया चुप रह गया। वह समझ नहीं पाया। कुआं फिर हिला। हरिया को बाहर फेंक दिया। हरिया खाली हाथ लौट गया। हरिया भागता हुआ आ रहा था। सांसें टूटी हुई थी, आंखों में डर था। उसी रास्ते पर रामू अपने खेत से लौट रहा था। भैया क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों? हरिया चलते चलते बोला, वहाँ कुएं में एक घड़ा है। घड़ा? हाँ, वह बोलता है, सवाल पूछता है। रामू को समझ नहीं आया। इतना कहकर हरिया पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह बस भागता चला गया। रामू वहीं रुक गया। मन ही मन बोला, घड़ा बोलता है? घड़े के कान होते हैं क्या? आंखें होती हैं क्या? या मुंह होता है? रामू सीधा सादा था। वह डरपोक नहीं। वह सोचने लगा, अगर वह झूठ होता तो हरिया इतना घबराया नहीं होता, और अगर सच होता तो शायद वह घड़ा बोलने से ज्यादा कुछ सिखाना चाहता होगा। मुझे भी देखना है कि घड़ा कैसे बोलता है। रामू को खजाने के बारे में नहीं पता था। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि घड़ा कैसे बोलता है, वह क्या सिखाना चाहता है। और फिर वह उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से हरिया भागा था, कुएं की तरफ। रामू धीरे धीरे कुएं में उतरा। घड़ा बोला, तू देर से आया है, पर सही वजह से आया है। रामू घड़े को बोलता हुआ देखकर चौंक गया। घड़ा बोला, क्या तुम्हें पता है मेरे पास खजाना है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो बस यह देखने आया हूँ कि एक घड़ा कैसे बोलता है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो मेरा सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कैसे सवाल का जवाब दूंगा? अगर तुम्हारा मन साफ है, दिल साफ है, तो तुम उसका जवाब दे दोगे। तो सवाल शुरू करते हैं। वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? रामू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचा, फिर बोला, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, समझ बढ़ती है। सही। दूसरा सवाल, वह क्या है जो गरीब के पास ज्यादा, अमीर के पास कम और मरते ही खत्म हो जाती है? समय, क्योंकि गरीब हर पल जीता है और अमीर हर पल खरीदना चाहता है। सही। तीसरा और सबसे कठिन सवाल। घड़ा कुछ देर चुप रहा। कुएं की दीवारों से पानी की एक बूंद टपकी। फिर घड़ा बोला, यह आखिरी सवाल है। इसका उत्तर शब्दों से नहीं, सोच से दिया जाता है। बताओ, वह क्या है जो न दिखाई देता है, न तौला जा सकता है, फिर भी उसी से इंसान बड़ा या छोटा बनता है? जिसके पास यह हो वह खाली होकर भी पूर्ण है, और जिसके पास यह ना हो वह भरे होने पर भी गरीब है। अगर यह टूट जाए तो सोना भी बोझ बन जाता है, और अगर यह बचा रहे तो अभाव भी सहारा बन जाता है। रामू ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपने सूखे खेत, प्यासे बच्चे और मेहनत करते लोगों को याद किया। फिर वह बोला, यह है संतोष और नैतिकता, क्योंकि वही तय करते हैं कि हम जो पाते हैं उसे कैसे जीते हैं। तू समझ गया। यह अंतिम उत्तर नहीं था, यह परीक्षा थी कि तू खजाने को नियंत्रण में रखेगा या खजाना तुझे। तू खजाने का हकदार है। अब ये खजाना तेरा। मुझे इतना ही दो जिससे कि मैं अपने गांव का पानी और खेत ठीक कर सकूं। घड़ा मुस्कुराया। यह असली उत्तर था। घड़ा छोटा हो गया। उसके अंदर उतना ही खजाना था जितना रामू को चाहिए था। रामू नीचे उतरकर घड़ा ले जाता है।
खजाना गांव के काम आया। रामू अमीर नहीं बना, पर गांव समृद्ध बन गया। सीख: लालच सवालों का जवाब नहीं देता, चालाकी सच को नहीं समझ पाती। समझ, धैर्य और नैतिकता ही असली खजाना है। राजा, तर्क और एक सवाल। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, वनप्रस्थ राज्य। राज्य चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। जंगलों में कई जानवर रहते थे। इस राज्य का राजा था राजा वीरसेन। राजा वीरसेन ना तो बहुत कठोर था, ना ही बहुत दयालु। वह खुद को बुद्धिमान और तर्कशील मानता था। राजा का एक नियम था, जो दिखे उसी पर विश्वास करो, जो समझ में आए वही सही है। राजा को कहानियां, अनुमान और भावनाएं पसंद नहीं थी। उसे सबूत और तर्क चाहिए होता था। राज्य के पास जंगल के एक हिस्से में हजारों की संख्या में बंदर रहते थे। वह बंदरों का घर था। उन बंदरों के बीच एक बंदर था, तेज दिमाग वाला। उसका नाम था कालू। कालू बाकी बंदरों जैसा नहीं था। वह इंसानों की बातें समझता था और बोलता था। राजा के फैसलों को देखता था और हर चीज को जोड़कर सोचता था। बंदर कालू जानता था, राजा ताकत से नहीं, फैसलों से बड़ा होता है। एक दिन राजा वीरसेन ने सभा बुलाई। मंत्री, सेनापति और दरबारी सब उपस्थित थे। राजा बोला, हमारे राज्य में जनसंख्या बढ़ रही है, हमें खेती के लिए और जमीन चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज, जमीन तो है, पर वह जंगल के पास है। राजा ने तुरंत कहा, तो जंगल काट दो। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने डरते डरते कहा, महाराज, उस जंगलों में हजारों बंदर रहते हैं। राजा मुस्कुराया। बंदर वे तो जानवर हैं, राज्य पहले, जंगल बाद में। जब जंगल में खबर पहुंची तो बंदरों में डर फैल गया। बंदर बोले, पेड़ कटेंगे, घर उजड़ेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो कालू के पास चलते हैं, वही कुछ सुझाव देगा। बंदर कालू के पास पहुँचे। एक बंदर बोला, चलो राजा से लड़ते हैं। कालू ने सिर हिलाया। राजा से लड़ाई नहीं, राजा से सोच की लड़ाई लड़नी होगी। कालू अकेले महल के पास गया। दरबारी ने कहा, बंदर तू यहाँ क्या करने आया है? कालू बोला, मैं राजा से मिलने आया हूँ। दरबारी उसे देखकर हंसने लगा। देखो, एक बंदर राजा से मिलने आया है, भाग जा यहाँ से, राजा तुझसे मिलेगा, भाग यहाँ से। लेकिन कालू भागा नहीं, वह शांति से बैठ गया। दरबारी राजा को खबर देने गया। राजा को खबर दी गई। राजा ने हंसते हुए कहा, बंदर को अंदर आने दो, देखें क्या तमाशा करता है। जा बंदर, तुझे दरबार में बुलाया गया है। कालू दरबार में गया। दरबार में सन्नाटा था। राजा बोला, बोलो बंदर, क्या कहना है? महाराज, मैं आपसे जंगल नहीं मांगने आया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। राजा चौंका। प्रश्न पूछो। अगर कल आपके राज्य में पानी सूख जाए तो आप क्या करेंगे? तालाब खुदवाऊंगा। और अगर बारिश ना हो तो राज्य संकट में होगा। महाराज, वही संकट आप खुद बुला रहे हैं। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होता, वह बारिश लाता है, नदियों को जिंदा रखता है और आपकी खेती बचाता है। यह सब कहानियाँ हैं। कालू मुस्कुराया और बोला, तो चलिए एक प्रयोग करते हैं। कालू ने सुझाव दिया, राज्य के एक छोटे हिस्से में जंगल काटिए और दूसरे हिस्से में जंगल रहने दीजिए। 1 साल बाद फर्क देखिए। राजा को यह तर्क पसंद आया। ठीक है, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो जंगल बचेगा। जंगल 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जहां पेड़ कट चुके थे, दूसरा जहां जंगल वैसा ही खड़ा था। पहला महीना। पहले महीने में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। धूप वैसी ही निकली, हवा भी वैसी ही चली। दूसरा, तीसरा महीना। दूसरे और तीसरे महीने में बारिश समय पर हुई। राजा मुस्कुराया। उसने दरबार में कहा, मैंने कहा था, जंगल का डर बस कहानी है। गांव के कुछ लोग कटे हुए जंगल की तरफ इशारा करके बोले, देखा, कुछ नहीं हुआ। बंदरों ने तो राजा को भी डरा दिया था।
और वो बंदर कालू अपने आप को बुद्धिमान समझता था, जो राजा से तर्क कर बैठा। अब बताओ, पेड़ कटे तो क्या आसमान गिर पड़ा? नीचे लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और ऊपर पेड़ों पर बैठा कालू समय का इंतजार कर रहा था। कालू ऊंचे पेड़ पर बैठा कटे हुए हिस्से और बचे हुए जंगल दोनों को देखता रहा। चौथा महीना। कटे हुए हिस्से की जमीन जल्दी सूखने लगी। धूप वहां ज्यादा तेज लगती थी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बोले, गर्मी हर साल आती है। पांचवा छठा महीना। कटे हुए हिस्से में बीज ठीक से नहीं उगे। किसान बोले, शायद बीज खराब थे। उधर जहां जंगल बचा था, फसल हरी दिख रही थी। सातवां महीना। कटे हुए हिस्से के कुएं में पानी नीचे उतर गया। रस्सी लंबी करनी पड़ी। पहली बार कुछ लोग चुप हो गए। राजा को यह बात बताई गई, लेकिन राजा ने कहा, संयोग है। आठवां नौवां महीना। जंगल वाले हिस्से में हल्की बारिश हुई। हवा ठंडी थी। वहीं कटे हुए हिस्से में बादल आए, पर बरसे नहीं। 10वां महीना। राजा वीरसेन रात को देर तक जागता रहा। उसने पहली बार सोचा, अगर कालू गलत नहीं हुआ तो। 11वां महीना। कालू पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा दोनों हिस्सों को देख रहा था। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, इंतजार था। एक साल बीत गया। जहाँ जंगल काटा गया था, बारिश कम हुई, मिट्टी सूख गई, फसल खराब हो गई। जहाँ जंगल था, पानी था, फसल अच्छी थी, नदी बह रही थी। राजा ने सब खुद देखा। दरबार में राजा खड़ा हुआ। उसने कहा, आज मैं मानता हूँ कि बुद्धि केवल ताज पहनने से नहीं आती। कभी कभी एक बंदर भी राजा से ज्यादा दूर देख सकता है। राजा ने आदेश दिया, जंगल संरक्षित रहेगा, बंदरों को नुकसान नहीं होगा, खेती जंगल के साथ मिलकर होगी। कालू वापस जंगल चला गया। राजा वीरसेन पहले जैसा नहीं रहा। अब वह फैसले लेने से पहले पूछता, क्या ये सिर्फ आज के लिए सही है या कल के लिए भी? और जंगल आज भी खड़ा है। बेवकूफपुर का समझदार परिवार। पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था बेवकूफपुर। वहाँ के लोग समझदार नहीं थे। उनके नियम कानून तो और भी बेवकूफी भरे थे। जैसे सोमवार को बोलना मना, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। मंगलवार को खाना सिर्फ गोल चीजें। बुधवार को तारीफ करो, तारीफ दिवस, जैसे वाह कमला तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, सरिता तुम भी सुंदर लग रही हो। गुरुवार को कोई काम मत करो, आराम दिवस, सभी आराम करते। शुक्रवार को सबके सिर पर टोपी होनी ही चाहिए, सभी घर से टोपी पहनकर बाहर निकलते। शनिवार को सब एक दूसरे को गलत नाम से बुलाते। रविवार को सभी एक साथ सोते दिन भर। गांव वाले इतने भोले थे कि कभी भी कोई भी उन्हें फंसा सकता था। लेकिन इस गांव में एक परिवार ऐसा था जो बिल्कुल अलग था, समझदार, शांत और मेहनती। नारायण परिवार। इस परिवार में थे नारायण, शांति और उनके बच्चे रोहन और चिंकी। नारायण जिसके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ तरकीब चलती रहती। शांति जो हर उलझन को हंसते हुए हल कर देती। रोहन 16 साल का बेटा, तेज दिमाग वाला। चिंकी 10 साल की लड़की, छोटी लेकिन बेहद चतुर। गाँव वाले कहते थे, अरे ये नारायण परिवार तो बहुत बेवकूफ है, इन्होंने तो बिल्कुल काम की बातें नहीं सीखी है। बेवकूफपुर की सबसे बड़ी समस्या। गांव में हर महीने एक समस्या आती। कभी कोई कहता, चलो आज सब लोग सड़क पर पेड़ लगाते हैं। हाँ, हम सब पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने से ठंडी हवाएं आएंगी। और हाँ, बड़ा पेड़ लगाएंगे तो आने जाने वाले पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं। और लोग सड़क के बीचों बीच पेड़ लगा देते। कभी कोई कहता, आज सब दरवाजे से नहीं खिड़की से बाहर निकलेंगे, क्योंकि किसी बेवकूफ बाबा ने कह दिया था खिड़की से निकलने वाला दिन शुभ होता है।
गांव वाले एक एक करके खिड़की से बाहर निकल रहे हैं। कोई फंस रहा है, कोई गिर रहा है। रोहन, दरवाजा सामने है, आप लोग वहाँ से क्यों नहीं जाते? अरे नहीं बेटा, दरवाजे से जाना तो आज अपशकुन है, इसलिए आज घर से बाहर खिड़की से निकलेंगे। पर एक दिन समस्या बड़ी हो गई। गांव का अनाज खत्म हो गया क्योंकि गांव वालों ने सारा गेहूं नदी में बहा दिया था। उन्हें लगा कि गेहूं को नहलाना जरूरी है। अब गांव भूखा बैठ गया। नारायण ने सोचा, अगर यही सब चलता रहा तो गांव बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि गांव वाले अपनी बेवकूफ़ी कम करें और समझदारी सीखें। पर सीधे सीधे समझाना बेकार है, गांव वाले सुनते ही नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे ही बेवकूफ़ियाँ चलती रही तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? हमें पूरे गांव वालों को सुधारना होगा और उन्हीं की भाषा में। पिताजी, हम आपके साथ हैं। तो नारायण परिवार ने प्लान बनाया। गांव वालों को समझदारी सिखानी है, पर उनकी भाषा में, यानी मजाक मजाक में। दिमाग घुमा देने वाला पहला मौका। गांव का प्रधान बोला, आज हम पत्थर बोएंगे, इससे पत्थर उगेंगे। इतना सुनकर सब पत्थर बोने चले गए। लोग सचमुच पत्थर बोने जा रहे थे। नारायण बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन पत्थर बोने से पहले उन्हें पानी पिलाना जरूरी है और पानी सिर्फ गर्म होना चाहिए। फिर पत्थर को गर्म पानी पिलाने लगे। पत्थर गर्म पानी से चटकने लगा। गांव वाले बोले, अरे पत्थर तो टूट गया, मतलब ये बीमार है। बीमार पत्थर नहीं उगते, इसलिए अब कुछ मत बो। गांव वालों ने राहत की सांस ली। चलो बच गए। पहली बेवकूफी रोकी गई। दूसरा मिशन, बेवकूफी बंद दिवस। बुधवार को गांव वाले तारीफ करते थे, पर उसी दिन पास वाले गांव से कपड़ा खरीदने वाला व्यापारी आ रहा था। अगर गांव वाले छोटी छोटी बातों पर ज्यादा तारीफ करते हुए दिख जाते तो व्यापारी सोचता कि यह गांव ठीक नहीं है और चला जाता। इस पर नारायण ने आगाज किया कि गांव वालों, आज तारीफ मत करना। अगर आज तारीफ करोगे तो आज पूरा दिन आपका बेकार हो जाएगा। गांव वाले बोले, क्या हमारा आज का पूरा दिन बेकार हो जाएगा? चिंकी बोली, बिल्कुल, इसलिए आज तारीफ मत करना। गांव वालों ने तुरंत तारीफ करना बंद किया। व्यापारी आया, गांव को सामान्य देखकर खुश हुआ और कपड़े बेचकर चला गया। गांव को फायदा हुआ। लोग चकित। नारायण परिवार ने फिर बचा लिया। गांव से दूर चुगलपुर गांव का एक चालाक व्यापारी था, गिरधारी। उसे पता था कि बेवकूफपुर वाले बुद्धू हैं। एक दिन वह सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए बेवकूफपुर गांव वालों को बेवकूफ बनाए, क्यों ना इस बार फिर से उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। गिरधारी बेवकूफपुर गांव आया और बोला, मैं आज आपके लिए सोने के बीज लाया हूँ, इन्हें बो तो घर में सोना उगेगा। गांव वाले खुश हो गए, जैसे खजाना मिल गया हो। नारायण परिवार को बात पता चली। रोहन बोला, पिताजी, ये तो बड़ा धोखा है। गिरधारी कुछ कांच की चमकदार गोलियां लेकर आया है और कहता है कि मैं सोने के बीज लेकर आया हूँ। नारायण मुस्कुराए। हमें गिरधारी को उसके ही खेल में हराना है। गांव वाले सोने के बीज बोने जा रहे थे। नारायण ने सबको रोका और बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पहले इसे हमें टेस्ट करना पड़ेगा। हर सोने के बीज को 20 मिनट धूप में रखो। अगर यह चमके तो असली, अगर और ज्यादा चमके तो मतलब नकली। गांव वाले बोले, चमके? ये कैसे और ज्यादा? चिंकी आई और बोली, धूप में नकली चीजें ज्यादा चमकती हैं। गिरधारी, अरे नहीं नहीं, असली ही है, धूप में रखने की क्या जरूरत है? गांव वाले, अगर असली है तो रखने में क्या जा रहा है? गांव वालों ने गोलियां धूप में रखी। गोलियां और ज्यादा चमकने लगी। गांव वाले चिल्लाए, नकली नकली। वह गिरधारी के पीछे दौड़े। गिरधारी भागा। मैं कभी बेवकूफपुर गाँव नहीं आऊँगा। एक दिन राजा का संदेश आया, बेवकूफपुर में बड़ी सड़क बनाने के लिए आप लोगों को अपना गांव खाली करना होगा। गांव वाले डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कुछ बोले, चलो पेड़ों पर घर बना लेते हैं, चलो नदी में तैरता गांव बना लेते हैं। नारायण ने सोचा, अब समय है कुछ बड़ा करने का। नारायण राजा के दूत से बोला, हमारे गांव में बेवकूफ़ी की परंपरा है। हर बड़ा काम तभी होता है जब राजा खुद आकर उल्टी टोपी पहनकर चले। क्या? हाँ, ये तो रिवाज है, बिना इसके यहाँ काम नहीं शुरू कर सकते। दूत राजा के पास गया। राजा बोला, मैं राजा उल्टी टोपी पहनकर चलूं, लोग हंसेंगे मेरे पर। फिर उसने सोचा, ये तो छोटा गांव है,
चलो कर लेता हूँ। राजा आया। जैसे ही वह उल्टी टोपी पहनकर चला, पूरे राज्य में मजाक बन गया। लोग बोले, राजा उल्टी टोपी पहनकर चल रहा है, ये तो उल्टी बुद्धि वाला राजा है। राजा का सम्मान घट गया। राजा गुस्से में बोला, इस गांव में अब कोई सड़क नहीं बनेगी, ये गांव तो मेरी इज्जत गिरा रहा है। राजा ने सड़क बनाने का आदेश वापस ले लिया। गांव फिर बच गया। गांव वाले खुशी में नाचने लगे। धीरे धीरे नारायण के आइडियाज से गांव बदलने लगा। लोग नियमों को सोचकर मानने लगे। खाने पीने में सुधार होने लगा। लोग बेवकूफी की जगह समझदारी अपनाने लगे। लोगों ने नारायण से कहा, अब ये गाँव बेवकूफपुर नहीं समझदारपुर कहलाएगा। एक दिन चिंकी ने पूछा, पिताजी क्या हमने गांव वालों को समझदार बना दिया? नारायण बोले, नहीं बेटा, हमने सिर्फ उन्हें सोचने की आदत दी है, लेकिन सोचने वाले कभी बेवकूफ नहीं होते। रोहन ने मुस्कुराया और बोला, पिताजी अगर इंसान दिमाग नहीं लगाए तो चाहे कितना भी बड़ा या ताकतवर हो, वो गलती ही करता रहता है। सभी मुस्कुराए और खुश हुए। समझदारी, शिक्षा और दया तीनों मिलकर ही किसी को इंसान बनाते हैं।